नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है यूपीएससी पीसीएस एकेडमी। मैं हूं सुबोध राय, फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे कि लास्ट जो 60 डेज है उसमें हमारा क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। बीपीएससी जो 71st जो बीपीएससी प्रीलिम्स है वो 13 सितंबर को डेट जो है वो एक्सपेक्टेड डेट है और अभी लगभग 60 डेज बचे हैं। बहुत सारे बच्चों का एक डाउट था, एक क्वेरीज था, तो हमने सोचा कि इसके रिगार्डिंग जो भी जितने भी पॉइंट्स जितने भी डाउट है उस सब को आपको क्लियर कर दूं यहाँ पे। तो देखिए इसमें बहुत सारे डायमेंशन पे हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे कि है ना, जो 4 सब्जेक्ट है अभी पे आपको ध्यान देना है, प्लस कौन कौन से जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है सारे सब्जेक्ट्स में उस पर अभी, क्योंकि अभी टाइम कम है तो इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। रिविजन स्ट्रेटजी आपका क्या होना चाहिए, न्यू टॉपिक्स पढ़ा जाए या नहीं पढ़ा जाए, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है लोगों में। पीवाईक्यू को कैसे पढ़ा जाए, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, राइट। और उसके बाद जो है मॉक प्रैक्टिस कैसे किया जाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है ये आपको किस तरह से करना चाहिए, कितना करना चाहिए, ये बताऊंगा आपको। प्लस एनालिटिकल वर्सेस फैक्चुअल क्वेश्चन जो है प्रिपरेशन आपका कैसा होना चाहिए, प्रिपरेशन है ना, ज़्यादा एनालिटिकल होना चाहिए फैक्चुअल, इस पर भी बात करेंगे। सारे सब्जेक्ट्स को कवर करना है, कुछ को छोड़ भी देना है, ये भी बहुत सारे बच्चों का डाउट था, राइट। कितना स्कोर जो है वो सेफ स्कोर होना चाहिए, टारगेट आपको कितना लेके चलना है, कितना अटेम्प्ट हमें करना है, इसके अलावा और भी बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे, राइट। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट वर्सेस वीकर सब्जेक्ट्स, प्लस टू मच मटेरियल जो है वो आपको फॉलो करना चाहिए नहीं, राइट। तो देखो ये 11 पॉइंट्स है सारे, जितने भी डायमेंशन हमें लगा, जितने भी डाउट्स है उस सबको हमने 11 पॉइंट्स में कैटेगराइज कर दिया है। तो सारे को हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे अभी दोस्तों। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो दोस्तों देखिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा लास्ट 60 डेज स्ट्रेटजी है 71st बीपीएससी क्रैक करने के लिए। तो डेफिनेटली यकीन माने कि हमने भी इस तरह का जो है स्ट्रेटजी अपनाया था और दैट इज़ व्हाई आई क्वालिफाइड एंड आई गॉट एज ए फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन 69 बीपीएससी। तो देखिए सबसे पहले अभी जो है ना आपको ये 4 सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ओके, तो देखिए 4 सब्जेक्ट जो है ये आपका सबसे पहले जो है ना करंट अफेयर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है ये आपका साइंस सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर ये हिस्ट्री हो जाएंगे एंड देन बिहार स्पेशल जो है, ठीक है, बिहार स्पेशल ये आपको करना पड़ेगा। ये देखिए ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और इससे आप यकीन मानिए कि लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास जो है ना इसी 4 सब्जेक्ट से आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे कि करंट अफेयर, साइंस, हिस्ट्री एंड बिहार स्पेशल जो है ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि लगभग लगभग 25 से 30 क्वेश्चन ये जो है ना सारे सेक्शन से पूछे जाते हैं, राइट। तो 100 क्वेश्चन के आसपास यदि आप इसी से कर लेते हो तो डेफिनेटली आपके सिलेक्शन का जो चांस है काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर आप ध्यान दीजिए। इसके रिगार्डिंग जो बुक लिस्ट वगैरह है मैंने ऑलरेडी सजेस्ट किया, आप मेरे जाके मेरे चैनल पे जाके वीडियो देखिए, बुक लिस्ट और स्ट्रेटजी करके एक मैंने डाला है, वहाँ पे मैंने सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक लिस्ट के बारे में बात किया है ना। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे करंट अफेयर है ना, करंट अफेयर के लिए देखो फैक्चुअल प्लस एनालिटिकल दोनों तरह का होता है। तो इसमें आप एडिटोरिया वगैरह या फिर स्पीडी है वो फैक्चुअल के लिए आप पढ़ लो, है ना। एंड इसके अलावा जो एनालिटिकल है, एनालिटिकल जो आता है उसके लिए आप विजन जो है मैगजीन आप पढ़ सकते हैं, राइट। और साल भर का जो है ना करंट अफेयर लगभग आपको करना चाहिए, 6 महीने का उस पर ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। प्लस साइंस के लिए मैंने ऑलरेडी बताया था आपको, एनसीईआरटी का आपने नहीं पढ़ाया तो टाइम बहुत कम है, राइट। तो घटना चक्र रेवोल्यूशन वगैरह उस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए। हिस्ट्री के लिए हमने बताया था एनसीईआरटी प्लस घटना चक्र रेवोल्यूशन, राइट। आपने पढ़ा है एनसीईआरटी तो ठीक है, नहीं तो जो है ना टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है हमारे पास। इसके अलावा बिहार स्पेशल के लिए आप कर सकते हैं, जैसे कि बिहार स्पेशल के लिए बोले तो आप जो है ना इम्तियाज़ अहमद की बुक आती है वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो है एडिटोरिया का भी बुक है ना, या फिर आप जो क्राउन की बुक है ये सब पढ़ लीजिए, कोई 2 बुक पढ़ लीजिए, आई थिंक इतना आप कर सकते हैं, राइट। बाकी इसके अलावा डिटेल में मैंने बात किया ऑलरेडी, आप मेरे उस वीडियो में जाके प्लीज़ देखिए। एंड नेक्स्ट चीज़ जो है जो अगला पॉइंट है वो हम लोग बात करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारा उस पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिस पर हम लोग फोकस किया जाए। तो फ्रेंड्स ये हम लोग बाद में बात करेंगे, इसके पहले यानी दूसरे पॉइंट्स में हम लोग चर्चा करेंगे। इसका मैंने ऑलरेडी एक डिटेल चीज़ें बताया है, यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, दैट आई विल टेल यू, है ना, कि सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सारे सब्जेक्ट्स में जो है। और इसके रिगार्डिंग जो है ना मैंने अलग अलग वीडियोज़ भी बनाया अलग अलग सब्जेक्ट्स का, वो भी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका थर्ड जो पॉइंट है वो हम लोग बात करेंगे कि आज रिवीजन जो होता है, रिवीजन का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। क्योंकि देखो अब टाइम आ गया कि आपको रिवाइज करना पड़ेगा चीज़ों बार बार, है ना। क्योंकि अभी आपने जो याद किया, अभी आपने जो रिवाइज किया है वही आपका एग्जाम में याद रहेगा, यकीन मानिए। आप आपने साल भर कितना भी तैयारी कीजिए, है ना, आप एग्जाम से पहले आप रिवाइज नहीं करेंगे तो दैट विल बी ऑफ नो यूज, ठीक है। इट इज़ नॉट व्हाट यू हैव स्टडीड बट इट इज़ व्हाट यू रिमेंबर ड्यूरिंग द एग्जाम दैट मैटर्स, है ना। एग्जाम से जस्ट पहले आप रिवाइज करेंगे वही आपको एग्जाम में याद होगा गाइस। तो देखो स्ट्रेटजी का तो रिवीजन का स्ट्रेटजी बहुत सारे हैं दोस्तों। पहला तो वही है कि आप बार बार रिवाइज करो, रिवीजन अपने आप में एक रिवीजन का स्ट्रेटजी यही है।
अब कैसे रिवाइज करें, ये जो है इसके कई सारे चीज़ हो सकते हैं। जैसे कि आप जो है ग्रुप डिस्कशन करके कर सकते हो गाइस, ये काफ़ी इफेक्टिव चीज़ होता है ना। ग्रुप डिस्कशन जो है, जैसे आप 2-3 लोगों का, आप एक सीरियस जो स्टूडेंट है उनका ग्रुप बनाइए और साथ में आप डिस्कस कीजिए। मान लीजिए कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा, फॉर एग्जांपल 1857 का हिस्ट्री का चैप्टर पढ़े हो, राइट। तो अब फिर आप फ्रेंड के साथ आप बैठिए और आप उनको बोलिए कि आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछो, ठीक है, और आप जवाब दीजिए उनको। या फिर आप उनको बता सकते हो जो आपने पढ़ा है ना, बिना देखे हुए आप बताओ कि हाँ देखो ये फैक्ट्स है, इसमें ये चीज़ हमने पढ़ा है। इससे काफ़ी याद होता है, यकीन मानिए आप करके देखिए, हमने भी किया था। तो ग्रुप डिस्कशन होता है। इसके अलावा जो है ना, आप लिख करके, राइट करके आप याद कर सकते हो, है ना। कोई भी फैक्ट्स है जो आप भूल रहे हो उसको आप बार बार लिखिए, है ना। ऐसे आप पढ़ाई भी कर रहे हो तो उस समय आप एक पेन और एक पेपर लेके बैठो, है ना। पढ़ते पढ़ते जैसे ना कुछ आपको फैक्ट्स याद है कि यार ये काफ़ी टफ लग रहा है, इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो उसको ऐसे लिख लो, है ना। 2-3 बार लिखो, अपने आप याद हो जाएगा। इसके अलावा जो है ना, शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हो। शॉर्ट नोट्स से ये होगा फायदा कि आपको मल्टीपल रिवीजन में काफ़ी इजी होगा, क्योंकि देखो एग्जाम के टाइम में काफ़ी लेंथी नोट्स आप नहीं रिवाइज कर पाओगे। तो दैट इज वाई शॉर्ट नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इसके अलावा जो है ना, आप जहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो टेबल के सामने में, है ना, स्टिकी नोट्स जो आता है, ठीक है, स्टिकी नोट्स लगा करके आप टेबल के सामने में दीवार पे चिपका दीजिए कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह है जो आप बार बार भूल रहे हो। तो ये कई सारे तरीके हैं दोस्त रिवीजन का जो आप कर सकते हो। बट वन थिंग इज श्योर कि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। आपको पता होगा, ये कहावत है। तो डेफिनेटली यू कैन नॉट इग्नोर द रिवीजन, राइट। तो ये है रिवीजन का तरीका है, क्योंकि देखिए अब एग्जाम्स काफ़ी नज़दीक है, 2 महीने के आसपास बचे हैं लगभग टाइम हमारे, जो बीपीएससी का एग्ज़ाम है। तो उसके लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ओके, आगे हम लोग बात करेंगे कि न्यू टॉपिक्स और न्यू मटेरियल्स के बारे में, है ना। न्यू टॉपिक्स और न्यू मटेरियल, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट था कि क्या नया जो टॉपिक्स है आप पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब टाइम कम बचा है। तो दोस्तों मेरा इसके मामले में जो है ना, थोड़ा मेरा जो विचार है वो भिन्न है अन्य लोगों से। बहुत सारे आपके जो लोग हैं, मोस्टली लोग अब सजेस्ट करेंगे कि अब नया नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि अब टाइम कम है, 2 महीना। मुझे मैं सोचता हूँ कि यार कि 2 महीने बहुत कम भी टाइम नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि 2 मंथ जो है वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत कम भी नहीं है। तो बहुत सारे, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपने जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, अब आपको पढ़ना चाहिए था, तो अभी भी आप नया चीज़ें पढ़ सकते हैं, ठीक है। 2 महीने में जो है ना, आई थिंक इट इज़ इनफ टाइम कि आप कुछ कुछ चीज़ें, बिल्कुल पूरा सब कुछ आप पढ़ोगे नया तो वो नहीं चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने ज्योग्राफी का है, आपने एनालिटिकल प्रोसेस के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा, तो आप जो फिजिकल ज्योग्राफी की एक बुक जो आती है, आई थिंक 11th या 12th का है ना, तो वो आप पढ़ सकते हो। मुझे लगता है कि हार्डली वो 4-5 दिन लगेगा आपको खत्म होने में आपको, राइट। और आप रिवाइज भी कर सकते हो, क्योंकि अभी हमारे पास है ना लगभग 60 डेज का अराउंड टाइम है, तो ये कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आपने फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स के लिए एनालिटिकल चीज़ें कुछ नहीं पढ़ा, आपने सिर्फ फैक्चुअल चीज़ों के लिए जो है ना घटना चक्र रिलेशन पढ़े हो, तो उसके लिए भी है ना कोई भी आप यूपीएससी का मटेरियल ले सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो एक जो है ना श्री राम आईएएस करके है, या फिर एक मैंने पढ़ा था प्रीलिम्स के लिए, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए एक राव जायस का था, वो कैंपस करके आया था, है ना, राव जायस का था, वो काफ़ी ब्रीफ में दिया हुआ था चीज़ों को, है ना। तो वो कर सकते हो, मुझे लग रहा है कि 1 वीक से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। या फिर एनसीईआरटी या माइक्रो या मैक्रो जो है ये पढ़ लो, क्योंकि ये चीज़ें आपको फैक्चुअल तो आप आलूशन घटना तक से कर सकते हो, लेकिन एनालिटिकल चीज़ें पूछ सकते हो। जैसे मान लो इन्फ्लेशन कई बार पूछा है, 69 में आपको पूछा गया था, आपने याद होगा कि भाई जो इन्फ्लेशन होगा तो मान लो उसके जो डेटर है, यानी कि जो कर्ज दे रहा है, डेटर जो कर्ज ले रहा है उस पर क्या असर पड़ेगा, और क्रेडिटर है जो कर्ज दे रहा है उस पर क्या असर पड़ेगा, है ना। इस तरह की चीज़ें काफ़ी एनालिटिकल हो जाता है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं। तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत आपको पढ़ना चाहिए, है ना। अभी भी टाइम है, पढ़ लीजिए आप, राइट। और बाकी चीज़ें आपने जो किया है उसको बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे देखिए हम लोग बात करेंगे गाइस, जो पीवाईक्यू के बारे में बात करते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप यकीन मानिए। कई सारे इसके फायदे होते हैं, और कैसे पढ़ना चाहिए ये भी मैं बताऊंगा। इससे आपको ये पता लगेगा कि आप जो है किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आप वेदर यू आर एबल टू आंसर दोज क्वेश्चन और नॉट, है ना। आपने मान लो कोई भी टॉपिक पढ़ा है ना, तो उसको जा करके देखिए। मान लीजिए आपने पढ़ा था कि भाई जो ट्राइबल जो मूवमेंट्स होता है हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में आपने वो पढ़ा, तो आप उससे जा करके देखिए चैप्टर उल्टा करके पीवाईक्यू का, कि आप उसको क्या जवाब दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, है ना। ये कर लीजिए। पीवाईक्यू से रिलेटेड बहुत सारे बुक आते हैं, वो आप खरीद सकते हो। जैसे कि पीवाईक्यू से रिलेटेड जो है वो आपका घटना चक्र का भी है एक, प्लस आपका ये केबीसी नैनो का भी है, और एक आई थिंक बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला जो है वो भी निकाला है, वो भी अच्छा है ना। तो कोई भी पढ़ सकते हो, लेकिन जो जिसमें एक्सप्लेनेशन वाला है वो आपको लेना चाहिए। और इसमें देखिए ये भी चीज़ आपको याद रखना है कि इसमें आप इसको जो है ना एज ए लर्निंग मटेरियल भी आप पढ़ लीजिए, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ देख रहे हैं कि इसमें क्वेश्चन किस तरह आ रहा है या फिर मुझे आ रहा है कि नहीं, यही नहीं, बल्कि उसको आप बार बार रिवाइज भी करो। मान लो आपने पढ़ा है, उसको आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, प्लस उसका जो एक्सप्लेनेशन दिया है क्वेश्चन के नीचे आपने देखा होगा, तो वो भी आप पढ़ लीजिए। क्योंकि क्या होगा कि कई बार मान लो इस साल 70वीं में कोई क्वेश्चन पूछा गया है, उसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हो सकता है कि अगली बार जो 71वीं में है ना उसी ऑप्शन से वो क्वेश्चन बना दिए जाते हैं,
ठीक है। प्लस मान लो उस ऑप्शन से रिलेटेड यदि उस एक्सप्लेनेशन आपने जो बुक पार्टिकुलर बुक पढ़ा है नहीं दिया तो उसको गूगल सर्च कर लो, ठीक है, और फिर गूगल सर्च करके जो है ना अपना नोटबुक में लिख लो उससे रिलेटेड। ओके, तो आपको पीवाईक्यू में काफ़ी काम करने की जरूरत है दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन इससे आता है। कई बार तो एज इट इज़ आपको ये जो है ना पूछ देता है नेक्स्ट ईयर। जैसे मैंने एक 64-65 का क्वेश्चन एनालाइज कर रहा था तो उसमें देखा जो हर्ट जो होता है, जिससे फ्रीक्वेंसी का जो इकाई होता है, एक बार पूछा कि हर्ट जो है किसकी इकाई है, तो फ्रीक्वेंसी का, दूसरी बार उल्टा करके पूछ दिया है ना कि फ्रीक्वेंसी का इकाई क्या होता है। तो इस तरह की चीज़ें आपको है ना पूछा जा सकता है, एकदम डायरेक्ट एज इट इज़ रिपीट भी हो जाते हैं, कई बार ऐसा हुआ है गाइस। तो ये पीवाईक्यू को इग्नोर नहीं करना है। आगे बात करेंगे बोले मॉक के बारे में, देखो बात करेंगे मॉक जो प्रैक्टिस है वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि देखो अब टाइम कम बचा है तो आपको प्रीलिम्स मोड में आना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप पीवाईक्यू तो आप प्रैक्टिस कर ही लीजिए। उसके बाद जो है बहुत सारे कोचिंग्स का आता है ना, मटेरियल्स वगैरह आप यूज कर सकते हो, जैसे कि एडिटोरिया का है या फिर केजीएस का है ना, या फिर परफेक्शन हो गया, या फिर एक टेक्स्ट बुक करके आया है ना, कोई भी आप एक इंस्टीट्यूट्स का आप ले लीजिए। बाहर में भी मार्केट में मिल रहा है, उसके लिए आपको कोचिंग ज्वाइन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। जेरोक्स दुकान पे मिल जाएगा आपको, वहाँ से ले लीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी मान लो आपने हिस्ट्री का, आपने साइंस पढ़ा है, मान लो साइंस सब्जेक्ट पढ़ा है, ठीक है, तो आप साइंस से रिलेटेड जो है ना पहले सेक्शन लगा लो, एक कोई भी कोचिंग का ले लो। आपको पता चलेगा कि हाँ किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है मार्केट में, है ना, क्योंकि देखो और भी बच्चे सॉल्व कर रहे हैं उसको, तो आप भी करना चाहिए, आपको भी एक तरह से एडवांटेज मिलेगा, है ना। उसके बाद जो है ना फुल लेंथ आप टेस्ट लगा सकते हो नेक्स्ट मंथ से। इस मंथ जो है ना आप सेक्शनल लगाओ, ठीक है, ये कर सकते हैं। इसके अलावा जो है कोचिंग के अलावा और भी बुक्स वगैरह है जिसको कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे लुसेंट वगैरह का बुक आता है ना, वो एक ऑब्जेक्टिव टाइप का बुक आता है, वो प्रैक्टिस कर लीजिए। प्लस घटना चक्र का बुक है, वो भी ऑब्जेक्टिव है। आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा तो घटना चक्र का बुक लीजिए और उस चैप्टर को पहले आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, अपना दिमाग लगाइए, है ना, ताकि एक तरह से एक्सरसाइज होगा और प्रीलिम्स में आपको हेल्प मिलेगा। तो ये है मॉक प्रैक्टिस, प्रैक्टिस भी जरूरी है। मुझे लग रहा है कि आप बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि कितना करना चाहिए मॉक प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट है, तो मुझे लग रहा है कि एक कोचिंग का जितना है लगभग कर लीजिए, है ना। एटलीस्ट जो मान लो जो सेक्शनल जितने भी सब्जेक्ट है उसका एक एक कर लो आप, ठीक है। और उसके अलावा जो है जैसे करंट अफेयर का एक कर लीजिए, उसमें पूरी तरह वही स्पेशल होता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। एक साइंस वाला कर लो, एक हिस्ट्री का कर लो, जितने भी है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, ये सब कर लो एक एक। उसके अलावा जो फुल इंटरेस्ट है वो भी आप 8-10 बना लीजिए, राइट। आई थिंक 8 से 10 जो है, 8-10 आप फुल लेंथ बना लो लास्ट टाइम, आई थिंक नेक्स्ट मंथ में कर लेना, तो आई थिंक इतना सफिशियंट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप ज़्यादा भी बनाना चाहते हो तो ज़्यादा बनाने का भी कर सकते हो। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा इससे रिलेटेड कि इसको जो है ना आप इसको भी आप लर्निंग मटेरियल की तरह यूज़ करो। अब ऐसा नहीं कि मान लो हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाएं, ये बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों, ये सबके साथ होता है। कई बार कुछ कोचिंग ऐसा है कि अपना जो है ना क्वेश्चंस को यूनिकनेस बढ़ाने के लिए कई बार अजीब सा क्वेश्चन भी पूछ देते हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं, कुछ तुक नहीं रहता है, उस तरह के भी क्वेश्चन पूछा जाता है और उसके कारण आपके मार्क्स काफ़ी कम आ सकते हैं। तो उसमें आपको बिल्कुल भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है कि टेस्ट में बहुत बुरा परफॉर्म कर रहे थे लेकिन आगे जाके उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो बस आप इसको लर्निंग मटेरियल के लिए भी यूज़ कीजिए। इसको है ना आप नेक्स्ट टाइम अंडरलाइन कर लो और बाद में रिवाइज भी कर सकते हो आप, या फिर हो सकता है कि शॉर्ट नोट्स है ना, एक मॉक आपने दिया तो उसका एक पेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ें लग रहा है वो आप वहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो, राइट। तो ये आपको मॉक प्रैक्टिस के लिए करना चाहिए, ठीक है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन है एमसीक्यू आप प्रैक्टिस कीजिए इसमें, ताकि आपके दिमाग में मतलब फिक्स रहेगा। क्योंकि देखो आप खुद जो पढ़ोगे, डायरेक्टली पढ़ोगे, वो चीज़ें उतना मेमोराइज आदमी नहीं हो पाता है। क्वेश्चन फॉर्मेट में आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें मैंने ऐसा फील किया है कि वो चीज़ें याद ज़्यादा रहता है, राइट। चलिए इसके अलावा देखिए हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बात करेंगे हम लोग एनालिटिकल वर्सेस फैक्चुअल प्रिपरेशन का, राइट। बहुत सारे बच्चों का ये डिमांड मतलब ये क्वेरीज था कि सर एनालिटिकल पढ़े या फिर फैक्चुअल पढ़े, किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए यकीन मानिए कि ये बीपीएससी एग्जाम है, ये यूपीएससी नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि फैक्चुअल ये ज़्यादा पूछेगा, है ना। एनालिटिकल पूछेगा भी तो बहुत ज़्यादा यूपीएससी की तरह नहीं पूछेगा, फैक्चुअल ज़्यादा रहेगा और ये एनालिटिकल थोड़ा कम ही रहेगा, है ना। और 69 बीपीएससी में आपने देखा था कि कंपेरेटिवली जो है एनालिटिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया था, और 70वीं में जो है एकदम से लेवल जो है नीचे कर दिया गया। बहुत सारे लोगों ने इसका क्रिटिसिज्म भी किया था कि क्या लेवल इन्होंने बीपीएससी में सेट किया है, राइट, एकदम लो लेवल का क्वेश्चन सेट किया है, ऐसा बहुत सारे लोगों का क्रिटिसिज्म था क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ दिया गया था, राइट। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि इतना इनका क्रिटिसिज्म हुआ है तो थोड़ा सा ये लेवल बढ़ाएगा, मतलब 71st में ऐसा चांस है, तो थोड़ा सा एनालिटिकल भी डालेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि 69 जैसे पूछ सकता है ना। तो सेफ साइड के लिए मुझे लग रहा है कि आपको दोनों चीज़ करना चाहिए, है ना, फैक्चुअल प्लस जो है ना एनालिटिकल दोनों करो, राइट। बट मोर फोकस जो है ना इस पे ज़्यादा फोकस करो आप, फैक्चुअल पे, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन फैक्चुअल ही पूछा जाएगा, क्योंकि बीपीएससी स्टेट पीसीएस का एग्जाम है और कितना भी ये एनालिटिकल पूछेगा तो यूपीएससी की तरह तो नहीं पूछेगा, इतना आपको पता है, राइट। तो इसके लिए आपको घटना चक्र वगैरह या फिर लूशन वगैरह है उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, है ना। और एनालिटिकल के तो मैंने बताया थे, सारे बुक लिस्ट आपको बता दिया ऑलरेडी, आप एक बार मेरा जो है चैनल में आप जा करके वहाँ पे देख लीजिए। ओके गाइस, तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आपका
हाँ, ये भी एक डाउट था बहुत सारे लोगों का कि क्या सारे सब्जेक्ट्स को कवर करना चाहिए, कुछ लोग कुछ सब्जेक्ट हम छोड़ भी चल सकते हैं, जैसे एक दो सब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैथमेटिक्स जो पोर्शन है, बहुत सारे लोगों का मैथमेटिक्स रीजनिंग वगैरह जो है वो वीक होता है, तो ऐसा भी सुनने में आया था, बहुत सारे लोगों का डाउट था ये। तो देखिए मैं बोलूँगा कि ये गलती आप बिल्कुल मत कीजिए दोस्त, है ना। ऐसा नहीं करना है, सारे सब्जेक्ट्स को आपको लेकर चलना है, ऑल सब्जेक्ट्स को। थोड़ा ही कीजिए लेकिन कीजिए, लेकिन कई बार कैसा क्या होगा ना, एकदम ईजी क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछ दिया जाएगा और आप नहीं रिवाइज किए हो और आप नहीं बना पाओगे, तो एटलीस्ट रिवाइज कर लो या एटलीस्ट PYQ सब्जेक्ट का लगा लो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स और रीजनिंग का जो PYQ है उसका प्रैक्टिस कर लो आप। ठीक है, आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली, कई बार ऐसा होता है कि लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा गया था ना उसी से सेम एज इट इज नेक्स्ट टाइम जो है आपका क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, बस उसमें डेटा चेंज करेगा, बाकी पैटर्न बिल्कुल सेम रहता है, राइट। तो कोई भी सब्जेक्ट आपको छोड़ना नहीं है, चाहे वो देखो 4 सब्जेक्ट मैंने जो पढ़ा है वो तो डेफिनेटली आपको करना ही है। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा थोड़ा करते रहिए। हाँ, फोकस आपको इसी 4 पे ज़्यादा करना है ना। और इसमें भी सबसे ज़्यादा जो है करंट अफेयर है, करंट अफेयर देखो सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए इसमें, राइट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डायनेमिक होता है गाइस, है ना। इसके अलावा पॉलिटी हो चाहे ज्योग्राफी हो इकोनॉमी, ये सब भी आप लोगों को पढ़ना है। ओके, और मैं बताऊंगा जो आगे जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट चीज़ जो दिया गया है वो हाउ मच स्कोर या फिर टारगेट हमारा होना चाहिए, है ना। कितना जो है ना हमें स्कोर या फिर टारगेट रखना चाहिए फ्रेंड्स। तो देखो ये एटलीस्ट आपको जो है ना, आप देखेंगे प्रीवियस जो है 3 साल का जो कट ऑफ है वो 91 के अराउंड रहा है फ्रेंड्स, है ना। चाहे वो 68 का हो, है ना, 68 में इतना ही रहा था, प्लस 69 में आई थिंक मुझे लग रहा है कि 91 पॉइंट समथिंग था, है ना। ये एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है क्या था ये। और 70 में जो है फिर से 91 था, ये मैं जनरल का बता रहा हूँ, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरीज है उसका बता रहा हूँ, ठीक है। 68 BPSC में भी 90 था, प्लस जो 70वीं है इसमें भी तुम्हारा 91 ही रहा है। तो देखो यानी कि आप मान के चलिए कि 90 प्लस तो जाएगा ही, इसलिए मुझे लग रहा है कि सेफ स्कोर के लिए आपको 100 एटलीस्ट करना चाहिए, टारगेट आपको लेके जाना पड़ेगा दोस्त, है ना। तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है इस बार कटअप ज़्यादा चला जाए, 95 चला जाए, 98 चला जाए, मे बी, राइट। यू कैन नॉट बी श्योर कि कितना जाएगा, अभी पैटर्न हम लोग देख रहे हैं, तो इसलिए आप टारगेट लेकर चलिए कि 100 आपको हर हाल में लाना चाहिए, है ना। ताकि आप टारगेट इतना रखेंगे तो मान लो आपका 95 के आसपास भी आएगा, क्योंकि जितना टारगेट रखता है आदमी उतना एक्जैक्टली हो नहीं पाता है, यही सच्चाई है ना। इसलिए टारगेट हमेशा जितना आना चाहिए उससे थोड़ा सा ज़्यादा रखा करो। आगे देखेंगे अटेम्प्ट कितना लेना चाहिए हमें। तो देखिए अटेम्प्ट जो है ना आपको लेना चाहिए कितना, तो मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी सब्जेक्टिव चीज़ है और पर्सनल इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है कि आपका प्रिपरेशन कितना अच्छा है, आपका एक्यूरेसी कितना अच्छा है ना। बहुत लोग हैं कि इनका एक्यूरेसी बहुत अच्छा है, जितना क्वेश्चन करते हैं उतना ही सही हो जाता है, निगेटिव मार्किंग उनका बहुत कम होता है ना। एक्यूरेसी अच्छा है, बहुत लोगों का निगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो जाता है, तो उनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना चाहिए, ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, राइट। ये डिपेंड करता है। इसके लिए क्या होगा कि आप PYQ प्लस मॉक टेस्ट बना के आप देखिए कि कितना आपकी एक्यूरेसी है। बट फिर भी मेरा मानना है कि इसके अलावा और भी एक और फैक्टर है कि क्वेश्चन का टफनेस जो आता है। ईजी क्वेश्चन आ रहा है तो उसके लिए अलग आपको स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा, टफ क्वेश्चन है तो अलग बनाना पड़ेगा। मान लो ईजी क्वेश्चन है तो उसके लिए मुझे लग रहा है कि आपको एटलीस्ट है ना 130-35 या फिर 140 तक भी आप कर सकते हो अटेम्प्ट, है ना, मान लो ईजी लेवल का है। लेकिन यदि टफ है क्वेश्चन, है ना, आपको लग रहा है एग्जाम में आप जैसे बैठेंगे तो आप एक बार क्वेश्चन को पलट के जरूर देखो, लेवल उसका चेक करो। तो मुझे लग रहा है टफ है तो आप जो है ना 125 के आसपास भी कर सकते हैं, 120 के आसपास भी कर सकते हो, है ना। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है गैस। तो मुझे लगता है कि आप मॉक प्रैक्टिस कीजिए, PYQ लगाइए, इसके अलावा जो एग्जाम हॉल में आप क्वेश्चन देखिए उसके आधार पर अपना स्ट्रेटजी बनाइए, राइट। किसी के बातों पे ज़्यादा नहीं आना फ्रेंड्स। तो ये चीज़ें हो गया। इसके अलावा जो है ना, अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट चीज़ जो है ना, ये आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वेरियस सब्जेक्ट्स का है ना, ये हमने बोला था आपको कि लास्ट में बात करेंगे, ये फटाफट हम लोग देख लेते हैं। इसके रिलेटेड बहुत सारे सब्जेक्ट्स का मैंने ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बनाया है, वो आप जाके प्लीज़ देखिए, जैसे करंट अफेयर में क्या क्या टॉपिक आता है, प्लस साइंस में क्या क्या है, ये हमने और भी सब्जेक्ट्स का मैंने बनाया है, और भी कुछ जो बचा है उसको मैं डाल दूंगा एक दो दिन में, तो वहाँ जाके प्लीज़ देखिएगा। बुक लिस्ट से रिलेटेड मैंने बताया है, ठीक है। तो देखिए करंट अफेयर से रिलेटेड है, इसमें कई सारे जो टॉपिक है ना, मैं ये नहीं बोलता हूँ, देखो यहाँ जो टॉपिक है मैं ये बोल रहा हूँ कि ये ज़्यादा इस क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़्यादा पूछे जाते हैं, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि आप इससे रिलेटेड दूसरे जो टॉपिक है वो नहीं करेंगे, वो भी कीजिए, लेकिन आपको फोकस इन टॉपिक पे ज़्यादा देना है, स्ट्रेस आपको इन चीज़ों पे ज़्यादा देना है ना। सारे सब्जेक्ट को मैं बता रहा हूँ, चाहे वो साइंस का हो, चाहे हिस्ट्री का हो, या फिर बिहार स्पेशल है, ज्योग्राफी है, सबका मैंने बताया कुछ कुछ जो हमें लग रहा है इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है जहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पर है करंट अफेयर, हम लोग पहले बात करेंगे गाइस, है ना। करंट अफेयर में देखो ये जो दिया हुआ है ये सब टॉपिक है जो मुझे लगा कि इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप ज़्यादा स्ट्रेस करिए, ज़्यादा फोकस करना आपको। फॉर एग्जाम्पल देखो अवार्ड, अवार्ड जो है, अवार्ड से रिलेटेड जो है ना, इससे हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो है हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन खेल में किसने जीता है, इंडिया ने, है ना, क्रिकेट में वर्ल्ड कप जो हुआ है उसमें क्या जीता, फुटबॉल का प्लस टेनिस का हो गया, है ना।
तो इससे रिलेटेड जो है ना हमेशा पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। एंड देन अपॉइंटमेंट जो होता है, अपॉइंटमेंट है चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, है ना, ये काफ़ी जो बीबीआई जो अपॉइंटमेंट है ये भी पूछा जाता है। इंडेक्सेस है, रैंकिंग आपने देखा होगा कई बार पूछता है कि इंडिया का हंगर इंडेक्स में क्या रैंकिंग है ना। डेज इन थीम, मान लो योगा डेज के बारे में बोलो कब मनाया जाता है, और ये जो है थीम इस बार क्या था। बुक्स ऑन राइटर जो है ना, खासकर जो रिसेंट टाइप का बुक्स राइटर है उससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इंपॉर्टेंट पर्सन और प्लेस जो न्यूज़ में होता है उससे रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये चीज़ें पे अभी अब टाइम कम है चूँकि, तो इन चीज़ों पे आपको ज़्यादा स्ट्रेस करना चाहिए, है ना। करंट अफेयर से मैंने ऑलरेडी आपको जो है ना जो क्या पढ़ना चाहिए वो बता दिया था। फैक्चुअल है एनालाइट, या फिर फैक्चुअल के लिए आप कोई एक दो मैगजीन पढ़ लो, एसपीटी या एडिटोरिया, और एनालिटिकल के लिए जो है ना विजन वगैरह पढ़ सकते हो। अब देखिए साइंस का बात करेंगे गाइस, तो साइंस में भी जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने यहाँ पे हमें जो लगा है वो हमने यहाँ पे लिखा है, जिसको आप ज़्यादा फोकस करेंगे, है ना। साइंस का जब बुक लिस्ट का बात करें तो वो ऑलरेडी मैंने बताया आपको कि आप जो है ना एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। टाइम हालांकि बहुत कम है, लेकिन अभी भी आप चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं, एटलीस्ट 9-10 का पढ़ लो, है ना। ज़्यादा मत पढ़ो, क्योंकि देखो 8 तक का मैंने देखा बच्चा टाइप का दिया हुआ है, और वो बहुत ज़्यादा फायदा नहीं करेगा आपको पढ़ के। 9-10 में इंपॉर्टेंट अच्छा अच्छा चीज़ मटेरियल्स इसमें दिए हुए हैं, है ना। इसके अलावा लूसेंट और घटना चक्र जो है ये आपको करना चाहिए, ठीक है, यहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए बायोलॉजी का बात करेंगे हम लोग, तो बायोलॉजी में देखिए वेरियस टाइप का डिजीज जो होता है अक्सर पूछा जाता है। जैसे कोविड का टाइम भी था तो उसमें कई सारे डिजीज पूछा गया था, चाहे वो बैक्टीरियल हो चाहे वो वायरल हो, ये पूछा जाएगा। प्लस विटामिन जो है, विटामिन का केमिकल नेम क्या है, कौन से विटामिन कौन से फूड सोर्सेज में पाया जाता है, ये पूछा जाएगा। मिनरल्स के बारे में भी पूछा जाता है। हॉर्मोन्स जो है उससे रिलेटेड पूछा जाएगा कि कौन से हार्मोन का क्या काम है और कहाँ से रिलीज होता है, राइट। आपने देखा होगा कि एक्सोक्राइन इंडोक्राइन जो ग्लैंड्स वगैरह होता है उससे रिलेटेड पूछा जाएगा। एंजाइम से पूछा जाता है, बहुत सारा एंजाइम, जैसे आपका पेंक्रियाज से कौन से एंजाइम निकलता है, लीवर से कौन से एंजाइम है ना। प्लस इनके क्या फंक्शन होते हैं, जैसे ट्रिप्सिन या फिर पेप्सिन वगैरह होता है, प्रोटीन को पचाता है, ये सब पूछेगा। प्लस ब्रेन में बहुत सारे पार्ट होते हैं ना, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया। इनफैक्ट ब्लड से रिलेटेड आपको पूछेगा कि ब्लड में जो है आरबीसी कहाँ जन्म लेता है ना, डब्ल्यूबीसी कहाँ पे मरता है, ये सब देख लीजिएगा। फोटोसिंथेसिस भी हमेशा पूछते हैं, राइट। प्लांट में जो है वो हर बार पूछा जाएगा क्वेश्चन, आप देखिएगा 69 हो चाहे 70 का हो, सारे बीपीएससी में पूछा गया है। हेरिडिटरी जो है जैसे लेमार्क या जो डार्विन है, यहाँ से भी पूछा जाता है। आगे बात करेंगे हम लोग फिजिक्स का। देखिए फिजिक्स में भी ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। यूनिट से आप ये सब चीज़ को अच्छा से कर लीजिए, यूनिट्स वगैरह प्लस वेरियस इंस्ट्रूमेंट वगैरह हो गया, है ना, किस चीज़ का क्या काम होता है इंस्ट्रूमेंट का। अभी भी आई थिंक 70 वाले में पूछा गया था कि स्पीड जो गाड़ी वगैरह में व्हीकल में होता है वो उसको किस कौन से यूनिट मतलब इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, ठीक है। प्लस लाइट, देखो एक ऐसा टॉपिक है, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइट और ऑप्टिक्स हो गया। आई थिंक 69 में पूछा गया था, कलर के बारे में पूछ दिया गया था, है ना, प्राइमरी सेकेंडरी होता है। प्लस कौन से घटनाएं हैं, जैसे रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, इन सब चीज़ से रिलेटेड जो घटना है, एप्लीकेशन वगैरह पूछ देगा, है ना, ये आप कर लीजिएगा। वेव मोशन है, ये कर लेंगे। साउंड का भी चैप्टर है, हीट का फॉर्मूला जो है ना, जैसे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट, है ना, प्लस जो केल्विन है, इससे रिलेटेड आपको पता होगा एक फार्मूला होता है, जिसमें भी आपको दो चीज़ पता है, तीसरा आप निकाल सकते हैं, ये रख लीजिएगा, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। बात करेंगे केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री में भी देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में कई बार पूछा गया। इनफैक्ट 70वीं का जो बीपीएससी था उसमें भी आप देखेंगे पूछा गया है, 2 क्वेश्चन पूछा गया है इससे, है ना। एसिड बेस से कई बार पूछा गया है, कौन सा चींटी काटने से क्या होता है ना। प्लस आपका अंगूर में कौन से पाया जाता है एसिड, है ना, सिरका में क्या पाया जाता है, इस तरह की चीज़ें पूछता है। प्लस लिटमस पत्र जो होता है, कौन सा लिटमस, नीला लिटमस को ब्लू कर देता है, इस तरह की चीज़ें पूछते हैं। मेटल और नॉन मेटल जो है ना, इसके प्रॉपर्टीज़ पूछेगा कि कौन से, जैसे पानी में कौन से मेटल को रखा जाता है, सोडियम को रखा जाता है ना, कौन सा जो है हवा में विस्फोटक बना लेता है, कौन सा मेटल सबसे रिएक्टिव मेटल्स कौन सा है ना, इस तरह की चीज़ें। अलॉय जो है ये पूछा गया क्वेश्चन होता है, ठीक है। मिश्र धातु जो होता है जिसको बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन हुआ, जैसे अल्केन अल्कीन वगैरह हुआ, इससे भी कई बार पूछा गया है। पॉलीमर है ना, पॉलीमर जो रबर जो है कौन से पॉलीमर से बनता है, नेचुरल रबर, आर्टिफिशियल रबर जो है, तो ये सब चीज़ आप देख लेंगे गाइस, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हिस्ट्री का बात करेंगे तो हिस्ट्री में भी देखिए बुक लिस्ट हमने ऑलरेडी बता दिया था आपको। बुक लिस्ट में वही है आपके एनसीईआरटी, प्लस मैंने बताया था आपको कि लूसेंट और घटना चक्र है ना, तो ये आपने एनसीईआरटी देखो नहीं किया तो अब ये आप पे डिपेंड करता है। यदि आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो, फुल टाइम 13-12 घंटा पढ़ रहे हो, तो अभी भी आप चाहेंगे तो कर सकते हैं। नहीं किया तो आपने घटना चक्र और जो है लूसेंट पे आप फोकस कीजिए, है ना। तो ये है गैस। तो आगे देखिए इसमें बहुत सारे जो तीनों जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री पूछा जाता है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद आपका मेडिएवल एंशिएंट वो सिमिलर ही रहता है। तो इसमें बहुत सारे जो टॉपिक्स है उससे अक्सर पूछा जाता है, जो मैंने यहाँ पे नोट किया है, जैसे कि वेरियस गवर्नर है, प्लस उनका वो क्या क्या काम उन्होंने किया था, क्या क्या फंक्शंस, क्या क्या वर्क्स इंपॉर्टेंट काम किया उसने किया था जो गवर्नर था, उससे रिलेटेड पूछेगा। प्लस यूरोपियन कंपनीज का जो आगमन हुआ है, चाहे वो पुर्तगालीज हो, चाहे डच हो या इंग्लिश हो,
इसके बारे में भी पूछा जाता है। वेरियस एक्ट हो गया है ना, चाहे कि आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का है, 1935 का एक्ट हो गया, वेरियस रिवोल्ट हुए हैं हमारे यहाँ पे, ट्राइबल रिवोल्ट हुआ, चाहे किसान रिवोल्ट हुआ, है ना। आगे फिर INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था, प्लस उनके जितने भी सम्मेलन जो होते हैं, मीटिंग, उसमें क्या क्या काम किया गया है, ये सब चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, अक्सर पूछे जाते हैं। उस समय जो बुक और राइटर हुआ, जैसे अली लाल बुक किसने लिखा था, है ना, द इंडिपेंडेंट किसने लिखा था, राइट। तो इस तरह का चीज़ें भी पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। तो आज़ादी के टाइम बहुत सारे बुक्स लिखे गए थे हमारे फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा, उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। अभ्युदय नाम का था जो मदन मोहन मालवीय ने लिखा था, बहुत तरह का था ऐसा चीज़ें। इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाए गए थे, जैसे कि रामकृष्ण परमहंस किसने बनाया था, कि स्वामी विवेकानंद ने बनाया था, है ना। आत्मीय सभा किसने बनाया था, तो उनके जो भी संस्था और उनके फाउंडर थे, ब्रह्म समाज वगैरह, ये सब पूछा जाता है, इसको आप अच्छा से कर लीजिए। मीडियाबल हिस्ट्री का बात करेंगे तो देखो, इसमें दिल्ली सल्तनत से कई बार पूछा गया है ना, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ हो या फिर उस समय साहित्य का बात हो, है ना, प्रशासन हो, कुछ भी चीज़ें हैं, ये दिल्ली सल्तनत अच्छा से कर लीजिएगा। जो भी जैन डायनेस्टी है इसमें, चाहे गुलाम डायनेस्टी, चाहे खलजी है या तुगलक है ना। इसके अलावा मुगल डायनेस्टी है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने, ये वाला हमेशा, ये दोनों से दो क्वेश्चन रहेगा ही। मुगल में जितने भी राजा हुआ है सॉरी, जैसे कि बाबर हुआ, अकबर हुआ, है ना, ये सब का देख लेंगे। बाबर से लेके औरंगजेब तक का, उनके क्या क्या फंक्शन हुआ, उस समय क्या क्या काम हुआ था, है ना। प्लस उस समय लिटरेचर का क्या था, स्थापत्य कला जो है वो क्या क्या कौन कौन सा चीज़ बनाया गया था, ये सब पे ध्यान दीजिएगा। मराठा से भी पूछता है, जैसे कि मराठा से सरजमी व्यवस्था था, आई थिंक एक सरजमी जो है वो आई थिंक 69 में पूछा गया, और 70वीं में भी इससे कुछ पूछा गया था मराठा का, वो मैच करने वाला एक क्वेश्चन था, ये भी अच्छा चीज़ है। साउथ इंडियन एम्पायर उस समय जो था मीडियावल इंडिया में, तो उनको भी आप देख लीजिएगा, है ना। एंशियंट हिस्ट्री का बात करें तो ये देखो, इंडियन वैली का जो सिविलाइजेशन है, वैदिक पीरियड भी है, बुद्धिज्म जैनिज्म से रहता है, मौर्य पीरियड हुआ, लेटर मौर्य, गुप्ता पीरियड हुआ, प्लस इस समय जो बुक्स और राइटर्स होता है, ये सब भी आपसे पूछा जाता है, तो इसको आप देख लेंगे। बिहार स्पेशल की बात करें फ्रेंड्स, तो बिहार स्पेशल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, 4 सब्जेक्ट में ये भी चीज़ है। तो इसमें बिहार हिस्ट्री देख लीजिए, है ना, ज़्यादा पूछता है। फ्रीडम स्ट्रगल जो हुआ था, प्लस जो मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट वगैरह हुआ था, ये अक्सर पूछा जाता है। यूरोपीय कंपनी का आगमन है, प्लस बिहार ज्योग्राफी से पूछ सकता है आपकी, कौन से नदी जो है कहाँ मिलती है बिहार में, है ना, कहाँ से निकलती है, उद्गम स्थल क्या है, ठीक है, ब्रह्मयोनि पर्वत कहाँ पर है, इस तरह की चीज़ें पूछा गया है। बिहार पॉलिटी भी देख लेंगे थोड़ा सा, प्लस बिहार का बजट और जो सर्वे है ये देख लीजिएगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं फ्रेंड्स। आगे ज्योग्राफी का बात करें तो ज्योग्राफी देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें भी क्वेश्चन रहते हैं लगभग 10-15 क्वेश्चन। इससे रिलेटेड मैंने आपको जो ज्योग्राफी का NCERT जो है आप कर लीजिए, है ना। एटलीस्ट आप जो 11th-12th का है वो कर लो, बाकी घटना चक्र और लूसेंट जो है ये आप कर सकते हैं, है ना। देखो ये NCERT का टाइम बहुत कम है, तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप रिवाइज कर पाओगे तभी करो, नहीं तो घटना चक्र लूसेंट रटो, या फिर जो 11th-12th का है सिर्फ उसका कर लो। NCERT फिजिकल जो ज्योग्राफी है, आई थिंक 11th या 12th में आता है ना। इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें जो एनालिटिकल और फैक्चुअल, दो तरह का भी क्वेश्चन होता है। तो फैक्चुअल में आपको पूछ देगा कि माउंटेन बारे में पूछ देगा, वर्ल्ड में कहाँ पर कौन से माउंटेन पाया जाता है, रिवर कहाँ से निकलती है, कौन से सिटी के किनारे अवस्थित है, कौन सा डिजर्ट है, टकलामाकन डिजर्ट कहाँ पर है ना। मिनरल्स पूछ देगा कि भाई सोना का उत्पादक जो है ना इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन करता है, कौन सा स्टेट, प्लस वर्ल्ड में कौन करता है, इससे रिलेटेड भी अक्सर पूछते हैं। सॉइल के बारे में पूछ देगा, कौन से सॉइल में क्या कमी आता है, कहाँ पाया जाता है। प्लांट्स, वेरियस तरह का प्लांट्स होता है, उसके बारे में पूछेगा। सेंसस जो होता है उससे भी हमेशा पूछता है, प्लस मैपिंग से रिलेटेड पूछ देगा, मेडिटेरियन सी की यानी के चारों तरफ कौन से कंट्री अवस्थित है, इस तरह की चीज़ें देख लीजिएगा। खासकर जो चीज़ें न्यूज़ में था वो देखेंगे आप, जो है ना, मैपिंग से रिलेटेड। कॉन्सेप्चुअल चीज़ें भी आपका पूछ देगा, जैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पूछ दिया था, है ना। आई थिंक सी फ्लोर स्प्रेडिंग 69 बीपीएस में पूछा गया था, है ना। इसके अलावा और भी आपका जो है साइक्लोन थ्योरी हुआ, मानसून हो गया, है ना, या फिर आपका जो जेट स्ट्रीम वगैरह होता है, ठीक है, ये किस तरह से काम करते हैं, इस तरह का चीज़ें भी आपसे पूछ सकता है, तो इसको भी आप देख लेंगे। कॉन्सेप्चुअल चीज़। पॉलिटी का बात करें तो देखिए, पॉलिटी में जो है ना इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो देख लीजिए, खासकर जो न्यूज़ में रहा था, मान लो अभी राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लगाया गया, ये चर्चा में रहता है। देखो कोई भी समझिए, ये देखो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि इवन जो स्टैटिक चीज़ भी है ना, उससे रिलेटेड भी जो क्वेश्चन पूछता है, तो ज़्यादातर जो न्यूज़ में रहा है उससे पूछेगा। जैसे मान लो मणिपुर में अभी राष्ट्रपति शासन लगाया गया है ना, प्रेसिडेंट रूल, कौन से आर्टिकल के अंदर होता है ना। आर्टिकल जो है आपका 256 के तहत होता था, ये आपसे पूछ सकता है। इस तरह से जो अमेंडमेंट हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिसेंट टाइम में, वो पूछेगा। जैसे महिला बिल लाया गया था, महिला रिजर्वेशन पार्लियामेंट में उससे रिलेटेड हो गया, EWS का लाया गया था, तो वो सब कर लीजिएगा। बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्सेज है वो कहाँ से लाया गया वो आप देख लेंगे। फंडामेंटल राइट से पूछते हैं, DPSP से पूछता है, पंचायती राज हुआ, जुडिशरी है, CBs है ना। तो ये सब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जिसको बोलते हैं, राइट, जैसे इलेक्शन कमीशन होगा, कैग हो गया, है ना। ये सब चीज़ें आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में भी देखो कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों होता है। इकोनॉमिक्स में भी देखो आप NCERT, है ना, अब NCERT जो होता है वो एटलीस्ट 11th और 12th का कर लीजिए, है ना।
11th एंड 12th का कर लो, ठीक है। और इसके अलावा फैक्चुअल चीज़ के लिए आप घटना चक्र एंड लूसेंट आप कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक कर लीजिए, ठीक है। और फिर आप मैंने कॉन्सेप्चुअल के लिए आपको बताया था, आपके पास टाइम है तो कोई कोचिंग का मटेरियल भी पढ़ सकते हो, या फिर आपने पहले पढ़ाया तो रिवाइज कर लो, क्योंकि अब टाइम उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाता है गैस। अब देखो फिर आप मैथ और रीजनिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके लिए आप सबसे अच्छा तरीका है कि प्रीवियस ईयर जो है ना उसका PYQ जो है वो प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। आपका मैथमेटिक्स अच्छा है तो, नहीं अच्छा है तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, आप कोई भी एक बुक ले लीजिए, जैसे RS अग्रवाल का बुक होता है ना, RS अग्रवाल का एक मैथमेटिक्स का बुक होता है, वो कीजिए। और उससे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, जिससे अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन, जैसे कि परसेंटेज हो गया मैथ में, प्रॉफिट लॉस, एज हो गया, टाइम डिस्टेंस हो गया, है ना, प्लस इसके अलावा ट्रेन से रिलेटेड होता है, स्ट्रीम जो धारा वाला जो चैप्टर होता है ना, वो भी पूछा जाता है। इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसको एक बार करके अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर दो आप, है ना। उसके बाद दोबारा फिर प्रैक्टिस करो MCQ, सॉरी PYQ जो होता है ना, तो आप डेफिनेटली ईजी है। उसी तरह रीजनिंग का भी कर लो, रीजनिंग में भी वही होता है, नंबर सीरीज वगैरह आता है, कैलेंडर से रिलेटेड आएगा, वॉच वगैरह, अल्फ़ाबेट जो लेटर होता है वो कौन सा पोजीशन में क्या है ना, डायरेक्शंस जो होता है, जैसे राम ने मान लो 5 किलोमीटर नॉर्थ गया, फिर वो मुड़ गया 10 किलोमीटर साउथ, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, फिर कौन से डायरेक्शन में, इस तरह की चीज़ें पूछते हैं। तो ये आप PYQ कर लीजिए, आप डेफिनेटली कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इसके अलावा देखिए हम और भी चीज़ें बात करेंगे कि ये अदर जो एस्पेक्ट था, हम कोशिश किए कि 11 पॉइंट्स में सारी चीज़ों को आप लोगों का इसमें समेट देंगे, जो भी आपके पास जो क्वेरीज है, डाउट है। तो देखिए ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो अक्सर लोग बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट और वीकर सब्जेक्ट का। तो देखो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आपका जो है उसको देखो थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर लो, और जो वीकर सब्जेक्ट है उसको एटलीस्ट एवरेज आपको कर लेना चाहिए, है ना। तो ये ज़्यादा सही रहेगा। मान लीजिए आपका जो है ना साइंस जो है वीक है, तो एटलीस्ट उसको एवरेज इतना कर लीजिए कि आप मतलब 50% जो है आप इसका जवाब दे पाएंगे, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आप इतना कर लीजिए कि 80-90% इसका आप जवाब दे पाएंगे, है ना। ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सब्जेक्ट कैसा है, वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, राइट। किसी को छोड़ना नहीं है, अब ये नहीं कि वीकर सब्जेक्ट है तो उसको बिल्कुल छोड़ देंगे, वो सही चीज़ें नहीं होगा। इसके अलावा देखिए हम लोग ये बात करेंगे कि ये भी काफ़ी चीज़ें हैं, डोंट फॉलो टू मच मटेरियल्स सोर्सेज। एक सब्जेक्ट के लिए मैं आपको बता दूं कि एक से दो जो है ना सोर्स आप फॉलो कीजिए, उससे ज़्यादा नहीं कीजिए, है ना। मैक्सिमम जो है आपको 2 सोर्स फॉलो करना है, ठीक है। क्योंकि देखो सेम चीज़ लगभग मोर और लेस होता है, थोड़ा बहुत का अंतर होता है। और एक ऐसा बोला जाता है, एक लाइन आपको याद रखना चाहिए कि मैक्सिमम रिवीजन एंड मिनिमम रिसोर्सेज मेक्स यू सक्सीड, है ना। आप मैक्सिमम रिवाइज कीजिए और लेकिन सोर्सेज को मिनिमम रखिए, ठीक है। एक सब्जेक्ट को 4 बार नहीं, 4 सब्जेक्ट को एक बार पढ़ने से अच्छा है, सॉरी 4 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को आप 4 बार पढ़िए, राइट। ये होना चाहिए अब सफलता का मूल मंत्र। इसके अलावा एक चीज़ और मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बात करना चाहूँगा फ्रेंड्स, ये इस टाइम पे क्या होगा ना कि लास्ट टाइम में क्या होता है कि बहुत कम टाइम बचा है, जैसे जैसे धीरे धीरे होगा तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग होंगे जो आपको एकदम फ्री का गाइडेंस देंगे, ठीक है। तो अवॉइड दैट गाइडेंस, ठीक है। फ्री गाइडेंस जो है ना बहुत देने वाले लोग हो जाएंगे आपके, जिसको जो है ना बाबा टाइप का लोग होते हैं, वो आपको डिमोरलाइज भी कर देगा, है ना। बोल देगा कि अरे तुमको कोई क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा अरे तुमको नहीं आ रहा है, तुम्हारा तो नहीं होगा सिलेक्शन, है ना। तो बिल्कुल उन लोगों से आप दूर रहिए। बहुत सारे लोग जो है ना इस तरह का जो चीफ गाइडेंस होता है, सस्ता मार्गदर्शन आपको देने की कोशिश करेगा, बिना मांगे मार्गदर्शन देते रहते हैं लोग। तो वैसे लोगों से प्लीज़ सावधान रहिए, क्योंकि ये लास्ट टाइम है, खासकर आपको पॉजिटिव सोच रखना चाहिए, और वो लोग आपको कुछ भी पूछ करके आपको डिमोरलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने आप में पॉजिटिव आप होप रखिए कि डेफिनेटली आप अच्छा करेंगे, पॉजिटिव सोच रखिए, है ना। बिल्कुल उसके बाद पैनिक नहीं होना है, ठीक है। पैनिक नहीं होने के लास्ट टाइम में क्या होता है, एकदम डर सा लगने लगता है दोस्तों, लगता है कि अब जैसे जैसे एग्जाम आ रहा है दिल की धड़कन बढ़ रही होती है। तो देखिए थोड़ा बहुत सबके साथ होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होना, इतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि आपका तैयारी जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाए। तो ये चीज़ें नहीं करना है फ्रेंड्स, एकदम पॉजिटिव रखिए, अपने अपने आप पे विश्वास कीजिए, ठीक है, कि आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, सही चीज़ें पढ़ रहे हैं तो ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। और अपना जो है ना देखो आवर जो है, जो घंटे का आवर है, वो आप पढ़ाई का जो आवर है वो आप बढ़ा दीजिए। जितना आप पढ़ रहे थे उससे ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि एग्जाम जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, तो एग्जाम के जस्ट पास में आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे ना गाइस, उतना आपका फायदा करेगा। आपने साल भर कितना भी पढ़ा, यकीन मानिए बहुत ज़्यादा याद नहीं रहता है, एग्जाम के टाइम पे लोग भूल जाते हैं वो चीज़ें। तो अभी जितना पढ़ेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो इसलिए कोई भी ज़्यादा भटकाव है, शादी ब्याह का कोई बुलावा आ रहा है आपको, है ना, कहीं रिलेटिव बुला रहे हैं, ज़्यादा घूमने फिरने का चीज़ है, तो वो सब ज़्यादा नहीं करना है आपको। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ठीक है दोस्तों। मुझे लग रहा है कि अभी के लिए इतना ही रखते हैं। इसके अलावा और भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरीज होगा गाइस, तो आप डेफिनेटली आप मेरे से जुड़ सकते हैं। मेरा जो टेलीग्राम आईडी है वो है दैट इज SKRAI252। यू कैन आस्क एनी डाउट इंक्वायरीज। इसके अलावा कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं कुछ भी चीज़ें। मेरा टेलीग्राम जो चैनल है, ठीक है, वो है आपका @, UPSC PCS अकेडमी,
ठीक है। देर आल्सो यू कैन जॉइन, यहाँ पे मैं बहुत सारे जो मटेरियल्स वगैरह ये शेयर करता हूँ, तो इसको भी आप प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए गाइज। तो मैंने कोशिश किया कि सारे फैक्टर्स को टच करूँ, है ना, सारे चीज़ों को टच करूँ, और इसके अलावा भी कोई भी चीज़ें रह गया हो, कोई भी एस्पेक्ट रह गया होगा जो कि आपको लग रहा है कि ये मुझे बताना चाहिए था, तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर पूछेगा। मैं कोशिश करूँगा कि वो चीज़ें भी आपको बताऊँ। इसके अलावा मैं लाइव भी आता हूँ, जैसे 10 बजे के आसपास आता हूँ, तो वहाँ पे भी आप कोई भी डाउट या क्वेरीज पूछ सकते हो। ओके गाइज, तो डेफिनेटली अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका मेंटर सुबोध राय, द्वितीय प्रशासनिक पदाधिकारी। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए आप लोग अच्छा से पढ़ाई कीजिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।